नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां बजट पर चर्चा जारी है। क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार, क्वेश्चन नंबर 41 प्रदीप कुमार पनिगरी। नो, मेरी रूलिंग सुनो। एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं। मेरी रूलिंग सुनो, एक सुनो मेरी रूलिंग, अब रूलिंग दे रहा हूं मैं। बैठिए 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 इनको तो बैठिए बैठिए इनको तो बिठाओ। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण बैठिए। इस सदन की बहुत सदस्यगण, इस सदन की बहुत मर्यादा पार्टी रही है। हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर, हम सबका सौभाग्य है कि मैं 18वीं लोकसभा के अंदर मेरा सभी लोगों से आग्रह है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बीच के सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष, सभी से बजट को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है। आज लोकसभा में बजट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को जमकर बजट को लेकर घेर रहा है। जिस तरह से विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि बजट में सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार को धनराशि दी गई। चर्चा करें कि 18वीं लोकसभा के अंदर चुनने वाले माननीय सदस्यों ने इस सदन की गरिमा को बढ़ाया, मर्यादा को बढ़ाया। इसकी मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाया और दुनिया के अंदर भारत की संसद की जो लोकतंत्र में जिस तरह की प्रतिष्ठा है वैसी परंपरा बनी। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, ऐसे शब्द स्पंज तो हम कर ही देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आगे भविष्य में ऐसा कोई भी शब्द, ऐसा कोई भी बात न तो बैठे बैठे टिप्पणी करें, न अपने भाषण के अंदर टिप्पणी करें। एक और आग्रह करूंगा कि मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, कभी आसन से बहस और चुनौती देने का काम भी नहीं करें। मैं आपको पुनः आग्रह कहता हूं, और हम जितना आसन का, सदन की गरिमा रखेंगे, उतनी प्रतिष्ठा आप लोगों की भी अपने अपने क्षेत्र में बढ़ेगी कि संसद के अंदर बोलने वाले नहीं, मैंने कह दिया है और चेतावनी दे दी है भविष्य के लिए। मैंने जब सदन से कह दिया, फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बता दिया, अब मैंने कह दिया, ठीक है। ओके ओके ठीक। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 श्री प्रदीप कुमार पनिगरी। 41 क्वेश्चन नंबर 41 माननीय मंत्री जी। Speaker sir, a statement is laid on the table. माननीय सदस्य। Supplementary question, sir. The Honorable Speaker, sir, will the Minister elucidate the House regarding what measure will the government implement to ensure the transparency, accountability and equity in the carbon trading schemes, particularly in the verification process of carbon credit, while preventing abuses like under-reporting emissions and greenwashing, and how can blockchain technology will be leveraged to enhance tracking and verification, all while fostering participation across all sectors in aligning with India's broader environmental goal. स्पीकर साहब, जहां तक इस मैकेनिज्म के इम्प्लीमेंटेशन का कार्यक्रम है, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने एक बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर ये पब्लिश कर रखा है, जिसमें चाहे उसका वैलिडेशन का विषय हो, प्रमाणीकरण अथवा वेरिफिकेशन सत्यापन का हो, इस सारे विषय को वास्तव में बहुत एक गंभीर विषय और पूरी दुनिया इससे चिंतित है। तो बहुत से पैरामीटर्स इंटरनेशनल मार्केट के भी हैं, अदर सभी कंट्रीज इसमें अटके विचार करती हैं,
विषय तो वास्तव में सबसे पहले ये 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। भारतवर्ष में भी 2001 में इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था और 2005 में इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने का एक मेथड जो बनाया गया था और उसके बाद लगातार हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत वॉलंटरी पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं। इसके आगे लगातार अचीवमेंट्स हमारे बढ़ते चले गए हैं। हमारी कुछ कमिटमेंट्स भी टू द वर्ल्ड कम्युनिटी बनी है और उसी के अंतर्गत आज का ये विषय है कि कार्बन क्रेडिट मार्केट इसको भारतवर्ष के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। इस नाते से हम आगे बढ़ रहे हैं। सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं माननीय सदस्य। Yes, Honorable Speaker, sir, whether the government is interested to implement the blockchain technology while addressing these issues? ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। ब्लॉकचेन के बारे में पूछ रहे हैं। Blockchain is being in the registry of carbon credit certificates by Grid Control of India. It is being implemented. श्री मनीष तिवारी जी। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. With your permission, Mr. Speaker, sir, I want to ask a broader policy question. Going back to the Earth Summit in Rio de Janeiro in 1992, there was a consensus which emerged in the global community that global warming must be limited to 1.5 degrees centigrade or 2.7 degrees Fahrenheit of the pre-industrial temperatures which prevailed during the 1500s before the first industrial revolution took place. Now from 1992 onwards till 2024, this figure or this number has been the trigger for a number of regimes like the common but differentiated responsibilities, the nationally determined voluntary contributions. In the current economic survey, I do not know whether the Honorable Minister has had the chance to read the current economic survey, but there are two chapters which pertain to energy transition, Chapter 6 and Chapter 30. Now, interestingly, in this economic survey, the sacrosanct of 1.5 degrees centigrade, that is, the global temperature should not rise beyond 1.5 degrees centigrade, has been questioned in both the chapters. Now, this is extremely significant. My question to the Minister is, does the government agree with the assertion which has been made in the economic survey? And if the government agrees with the assertion which has been made in the economic survey, it disrupts a large number of the global consensuses which have held the field and triggered the CBDRs and the national voluntary contributions. अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी का अध्ययन मंत्री के होने के नाते मेरा खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, मॉनसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट योगी सरकार लाएगी। 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिन का यह सत्र रहेगा। ऐसे में अनुपूरक बजट यहां पर लाया जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 का यह पहला अनुपूरक बजट होगा। साथ ही आपको बता दें कि बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारी को धनराशि दी जाएगी। वित्त विभाग अनुपूरक बजट लाने की तैयारी में जुटा हुआ है। कई योजनाओं को, प्राथमिकताओं को पूरा किया जाएगा। 2 अगस्त तक ये यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र चलेगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 29 जुलाई से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। 5 दिन का ये सत्र रहेगा। 2 जुलाई को ये सत्र समाप्त होगा। इस दौरान मॉनसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश करेगी यूपी सरकार। तो मॉनसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट लाएगी योगी सरकार। 29 जुलाई से
यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होगा। 2024-25 का ये पहला अनुपूरक बजट होगा। बता दें कि इससे पहले ही फरवरी महीने में बजट लाया गया था। हालांकि अब एक बार फिर से जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो अनुपूरक बजट लाने की यहां पर तैयारी है। बजट के जरिए प्रयागराज कुंभ की तैयारी को धनराशि दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कृष्णा मिश्रा का। कृष्णा, जिस तरह से 29 जुलाई से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, महज 5 दिन का ये सत्र और इस दौरान अनुपूरक बजट लाने की तैयारी। हालांकि अभी हमने देखा था हाल ही में फरवरी में बजट लाया गया था, उसके बाद अब अनुपूरक बजट। देखिए रिया, बिल्कुल जो है 29 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जिसकी जानकारी विधानसभा के जो है प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने परसों दी थी। उसके बाद से ही जो है प्रदेश सरकार ने जब अपना जो है केंद्र सरकार ने जो अपना बजट पेश किया है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को काफ़ी भारी भरकम धनराशि दी गई है, जिसके बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट लाने के जो है प्रयास कर रही है। उसके बाद जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि आवंटित की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, उसके बाद जो प्रदेश सरकार है उसने वित्त मंत्रालय से बात किया है। वित्त मंत्रालय की सहमति से यह अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। इस अनुपूरक बजट में प्रयागराज कुंभ को लेकर एक जो है बड़ी धनराशि दी जाएगी। वहीं पर जो सरकार की और भी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर भी ध्यान रखा जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी में एक बजट पेश करी थी, जो बजट 7 करोड़ 36 हजार करोड़ का वही बजट था। तो इसके बाद ये बजट अनुपूरक बजट जो है, इसमें विशेष तौर पर जो है प्रयागराज कुंभ को लेकर इसमें जो है धनराशि आवंटित की जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में कुंभ का इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज पहुंचे थे और तमाम जो साधु संत थे बनाने के लिए बजट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखें कृष्णा, जिस तरह से उपचुनाव से पहले जो मॉनसून सत्र होने वाला है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए अनुपूरक बजट लाना, और दूसरी तरफ जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से धनराशि दी गई है, क्या माना जाए एक तरफ अनुपूरक बजट, दूसरी तरफ केंद्र की तरफ से जो धनराशि दी गई है, दोनों को मिलाकर जो विकास कार्य है उन्हें और गति देने की यहां पर कोशिश? देखिए रिया, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इस अनुपूरक बजट से उन जन कल्याणकारी योजनाओं को काफ़ी रफ्तार मिलेगा। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है कि अनुपूरक बजट मानसून सत्र के दौरान पेश करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय से उसकी बातचीत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय की सहमति के बाद जो है ये अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। फरवरी में जो बजट पेश किया गया था, वो बजट उसकी धनराशि थी 7,36,000 करोड़ रुपए, और उसके बाद फरवरी के बाद ये बजट जुलाई में पेश किया जा रहा है। तो अभी इसकी राशि को लेकर कोई राशि इसकी निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ये बजट बहुत बड़ा नहीं होगा। लेकिन इस बजट के माध्यम से जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उसको रफ्तार देने का काम किया जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को धनराशि आवंटित की है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। तो उपचुनाव को लेकर भी जो प्रदेश सरकार है, जो योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है जनता के लिए, उन योजनाओं को और रफ्तार मिल सके और जनता को सीधा इसका लाभ मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। और मानसून सत्र के दौरान ये बजट पेश किया जाएगा। प्रयागराज कुंभ में इसको जो है विशेष जो है तौर पर ध्यान में रखते हुए कुंभ के लिए एक अलग से धनराशि दी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि प्रयागराज का कुंभ इस बार जो होगा वो हरित कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा। तो इसको लेकर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो लगातार प्रयागराज में अभी पिछले दिनों उन्होंने जो तमाम महामंडलेश्वर थे उनके साथ बैठक की थी, मुलाकात की थी, और इसको लेकर एक जो है बनाया गया था कि किस तरीके से प्रयागराज कुंभ को और भव्य और दिव्य बनाया जाए। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है सचेत दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में जो अनुपूरक बजट होगा, ये अनुपूरक बजट प्रयागराज कुंभ को और बेहतर और सफल बनाने में काफी लाभदायक साबित होगा। हालांकि इस बजट की अभी राशि निर्धारित नहीं की गई है, कितना बजट जो है अनुपूरक बजट में कितनी राशि दी जाएगी, लेकिन इस बजट के माध्यम से ये जो है सूत्र जो बता रहे हैं कि ये क्या जरूर कि जो प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं को काफी रफ्तार मिलेगी इस बजट के माध्यम से। जी, और ज्यादा फोकस इस बजट में, जिस तरह से अनुपूरक बजट सामने आ रहा है, ज्यादा फोकस कृष्णा जो है प्रयागराज में जिस तरह से कुंभ का आयोजन होने वाला है उस पर ज्यादा फोकस, ताकि कुंभ को किस तरह से और बेहतर बनाया जा सके, लोग जो कुंभ में आए, क्योंकि कुंभ एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन होता है, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कुंभ को किस तरह से ऐतिहासिक बनाया जा सके, इस पर क्या विशेष फोकस?
देखिए रिया, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो प्रयागराज के अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं और कुंभ देश की नहीं जो है अपने देश से बाहर के भी लोग कुंभ में आते हैं, क्योंकि 12 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है। तो इसके बाद अब जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो चाह रही है कि जिस तरीके से कुंभ में जो जिन समस्याओं को लोगों का सामना करना पड़ता था, सबसे बेहतर काम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये किया जा रहा है कि इस बार कुंभ को जो है पूरी तरीके से साफ सुथरा रखा जाए। जिस तरीके से गंदगी देखने को मिलती थी, तो प्रदेश सरकार का जो है ये मानना है कि इस बार की कुंभ में जो है गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, उसको लेकर साफ सफाई को लेकर भी पूरी तरीके से इस पर ध्यान रखा है। ऐतिहासिक रूप देने के लिए अनुपूरक बजट काफी ज्यादा विशेष, हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद और उपचुनाव से पहले ये जो मॉनसून सत्र होने वाला, ये काफी हंगामेदार रहने वाला है। किस तरह से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को इसमें घेरता है, उस पर सभी की निगाहें। कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात अमेठी की कर लेते हैं। किशोरी लाल ने इस दौरान पत्र लिखा है। तो अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखा है। बिजली विभाग के एमडी से फोन पर भी उन्होंने बात की। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने पत्र लिखा। बिजली ना मिलने से फसलें खराब हो रही है, खराब फसलें होने से किसान परेशान है। तो किसानों की समस्या को लेकर अमेठी से सांसद केएल शर्मा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र लिखा है। इस दौरान बिजली विभाग के एमडी से भी उन्होंने फोन पर बातचीत की। लगातार जिस तरह से बिजली कटौती से किसान जो है परेशान है, बिजली कटौती की वजह से किसानों की फसलें भी खराब हो रही है, इस संबंध में अमेठी सांसद केएल शर्मा ने इस समस्या का संज्ञान लिया और किसानों की समस्या के संबंध में उन्होंने बिजली विभाग के एमडी से भी फोन पर बातचीत की। साथ ही ऊर्जा मंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं अमेठी से संवाददाता संजय यादव का। संजय, जिस तरह से अमेठी की बात करें, किसान लगातार बिजली कटौती से परेशान है। अब उनकी परेशानी का संज्ञान अमेठी सांसद केएल शर्मा ने लिया है। क्या जानकारी इसको लेकर? रिया जी, आपको बता दें जिस तरीके से मौसम की मार किसानों को झेलने की पड़ रही है, कहीं ना कहीं बारिश का भी सीजन जो है वो बिल्कुल लो है और बेतहासा गर्मी है। इस तरीके से जो किसान है, किसानों को धान की रोपाई करना है और पानी की विशेष आवश्यकता है। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार लोगों को ज्ञापन दे रहे हैं। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो चाहे एसडीएम हो, उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में जल्द ही समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नहरों में बाल्टी से पानी डालते हुए भी जो जिला प्रशासन है अमेठी का, उससे मांग किया था कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। ऐसे में तमाम समस्याओं को देखते हुए जो अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा है, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और कहीं ना कहीं जो मंत्री अरविंद कुमार शर्मा है उनको उन्होंने खत लिखा है और खत लिखकर जो बिजली व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है उसको लेकर उन्होंने मांग किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिकारी ने संज्ञान भी लिया है और नहरों में पानी छोड़ने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जाए कि इस समय ये बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर जो राजनीतिक पार्टियां लगातार मुद्दा उठा रही थी, बात उठा रही थी। और ऐसे में इस बार जो है वही जिलाधिकारी जो अमेठी की निशा अनंत है, उन्होंने भी लोगों को जवाब दिया है, किसानों को कहा है कि नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है। और अमेठी सांसद केएल शर्मा ने यहाँ पर ऊर्जा विभाग के जो एमडी है, बिजली विभाग के एमडी है, उनसे भी फोन पे बातचीत की थी। क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर दिया गया? कहीं ना कहीं देखा जा रिया जी, तो जब किशोरी लाल शर्मा जो अमेठी के सांसद हैं उन्होंने खत लिया तो उस खत का जो है संज्ञान भी लिया गया है। जो मंत्री हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जो अरविंद कुमार शर्मा है, उन्होंने भी समस्या का समाधान किया और आज ही उन्होंने एक लेटर जारी करके जो अभी तक जो किसानों को 10 घंटे बिजली मिल रही थी उसको लेकर उन्होंने बात किया और बात करके 2 घंटे जो बिजली व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। तो जो ये नई अपडेट है इसमें ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। समस्या हल हो चुकी है रिया जी, 2 घंटे बिजली बढ़ा दी गई। अब किसानों को 12 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाएगी। कहीं ना कहीं ये राहत की खबर है क्योंकि ऊर्जा मंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। किसान जिस तरह से बिजली कटौती से परेशान थे, यहाँ पर जिस तरह से केएल शर्मा ने किसानों की जो मांग थी उसको ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाया। अब उस समस्या का संज्ञान होते हुए यहाँ पर समस्या हल हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी के लिए। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब परिवार को सपनों का घर मिला, लेकिन उनके सपने चकनाचूर हो गए। मामला रुदौली नगर पालिका के नयागंज मोहल्ले का है। मोहल्ले की रहने वाली जो एक महिला है
उसका कहना है कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री आवास के तहत उन्हें घर तो जरूर मिला, लेकिन प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य लगभग 8 महीने पहले शुरू हुआ, लेकिन आज तक आवास की छत नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसी घर की तस्वीर है जो महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित हुआ है। निर्माण कार्य पूरा ना होने के पीछे की मुख्य वजह घर के बगल में रहने वाले पड़ोसियों ने एसडीएम रुदौली से इसकी शिकायत की कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य नगर पालिका की इंटरलॉकिंग सड़क पर किया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम ने पूरे मामले की जांच रिपोर्ट नगर पालिका के ईओ से मांगी है और फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। तो मोदी सरकार की मंशा थी कि 2022 तक की सभी गरीब पात्रों को जो है प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ मिल सके, लेकिन इंडिया वाइज की टीम जो है इस समय रुदौली नगर पालिका क्षेत्र के जो है नयगंज वार्ड में है और यहाँ की स्थिति दिखाना चाहूंगा। एक गरीब परिवार जो है 8 महीने से रह रहा है इसी मकान में और प्रधानमंत्री आवास का उसका लाभ तो मिल गया, लेकिन उसको निर्माण कार्य आज तक की नहीं पूरा हुआ है। वजह है कि उसमें सरकारी प्रशासन द्वारा जो उसमें अड़ंगा लगा करके कार्य को रोक दिया जाता है। और यहाँ मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये पूरी छत जो है अभी खुली पड़ी है और बारिश के दिनों में सबसे